गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। आज डेट है 15 अक्टूबर 2020 और दिन है बृहस्पतिवार थर्सडे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अवधूत नगरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है, यूपीएससी एकेडमी है, जहां पर आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी क्लासेस को यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके आप फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट द हिंदू से हम आर्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वहां पर यह है कि लोन बोरोवर दीपावली इज इन योर हैंड्स, एससी टेल सेंटर। एससी ने केंद्र को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये कहा है, ठीक है, कि भाई जो लोन बोरोवर्स है उनके बारे में एक आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यानी कि कहा है कि इट क्वेश्चन कि इस चीज के टाइम की आवश्यकता क्यों है 15 नवंबर तक। ठीक है, टू नोटिफाई कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम। जो ब्याज में छूट देने वाली की जो बात की गई है बोरोवर्स के लिए, उसमें 15 नवंबर तक इंतजार की जरूरत क्यों है? ठीक, हैव इट टेकन डिसीजन टू वेव देयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बता दिए, जो मोरेटोरियम पीरियड आपका अप्लाई हो रहा था उनमें जो ब्याज वाली स्कीम थी, ब्याज में जो छूट देने की बात चल रही थी, ठीक है, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि भाई उसे 15 नवंबर तक उसके लिए इंतजार करने की क्या जरूरत आन पड़ी। ठीक है, और इस सर्कुलर को लागू करने में इतना डिले क्यों हो रहा है? और फिर उसके बाद ये कि ये जो है सर्कुलर ऐसा बनाया गया था ताकि कॉमन मैन को इसके साथ लेके चला जा सके और उन्हें इनका बेनिफिट मिल सके। लेकिन अगर ये टाइम पे लागू नहीं हुआ तो इसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो ये कैसे मतलब सही है? तो इसमें देरी क्यों लग रही है? अगला जो आर्टिकल है आपका इसी पेज पे, एससी नोटिस टू सेंटर ऑन सेम सेक्स कपल प्लीज। एक आर्टिकल आया है जो कि सेम सेक्स कपल्स के बारे में है और इसमें क्या बताया गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट, ठीक है, इन दोनों में भी ये अप्लीकेबल होने चाहिए टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जो भी मतलब सेक्स से रिलेटेड या जेंडर से लेके जो बातें की गई है उन सब में ये दोनों अप्लीकेबल होने चाहिए उनके मैरिज के रिगार्डिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ऑन वेडनेसडे को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा यूनियन गवर्नमेंट से कि जो दो सेपरेट पिटिशंस है जो सेम सेक्स कपल्स के द्वारा किया गया है, ठीक है, टू डिक्लेयर डेट, ये डिक्लेयर करता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट और जो फॉरेन मैरिज एक्ट है दोनों में ऑल कपल्स रिगार्डलेस टू देयर जेंडर्ड, मतलब यानी कि जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो बातें है वो सारी उस पर लागू होती है। ठीक है, यहां पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो पेज नंबर 2 से है। उसमें बताया गया है कि डीजल पर आपका बैन किया जा रहा है। क्यों बैन किया जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर एरिया में? जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने कल का एक आर्टिकल पढ़ा है तो उसमें लिखा था साफ साफ कि दिल्ली और गुड़गांव में जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और पॉल्यूशन बढ़ रहा था जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो उसी कारण क्या हुआ कि आज से ही आज से ही दिल्ली और एनसीआर एरिया में डीजल जनरेटर जो है वो बंद हो चुका है ताकि वहां की एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके, जो कि मैंने एयर इंडेक्स के द्वारा आपको कल बताया भी था कि एयर इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो डाटा सीपीसीबी के द्वारा दी गई थी एयर क्वालिटी के, उसके द्वारा देखा गया और बताया गया कि भाई आज से जो है डीजल जनरेटर का काम वहां पे बैन हो जाएगा। अगला जो आर्टिकल हमारा पेज नंबर 8 से आता है। पेज नंबर 8 पे इस पे लिखा है कि रेन लीव्स ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन तेलंगाना। फर्स्ट पेज पे हैदराबाद के बारे में था कि हैदराबाद में बारिश को लेकर काफी ज्यादा मतलब यानी कि मुसीबतों का वहां लोगों को सामना करना पड़ा। और ऐसे ही तेलंगाना का वही चीज मतलब यानी कि आपका पेज नंबर यहाँ पे 8 पे तेलंगाना में बता रखा है कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा जा सकता है बारिश के कारण। बारिश मतलब यानी कि काफी ज्यादा विध्वंसक की तबाही का निशान छोड़ गया है। ठीक है, अगला जो पेज है हमारा पेज नंबर 9 से, इस पे लिखा है इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज बार्ब्स। एक कॉमनवेल्थ मीटिंग होती है इस्लामाबाद। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो इस्लामाबाद एलगी होते हैं वो सीधा टारगेट करते हैं इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज पर। और पाकिस्तान क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई जो सीधा ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा या जो सारी चीजें चल रहे हैं वो सब मतलब भारत के कारण चल रहे हैं और भारत के धार्मिक जो माइनॉरिटीज हैं उन पे ये सीधा टारगेट करता है। ठीक है, और इसके बारे में खैर सबको पता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं। इंडिया के बारे में भी सब जानते हैं और पाकिस्तान के बारे में भी सब जानते हैं। पेज नंबर 10, ठीक है, पेज नंबर 10 पे क्या कह रहा है, वियर ए मास्क और पे फाइन।
रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया साफ साफ, या तो मास्क पहनो या फिर फाइन भर दो। क्यों किया है? ताकि जो कोविड-19 की जो ड्यूरेशन इस टाइम में जो मतलब दिक्कतें चल रही है, ठीक है, तो कोविड-19 के द्वारा उन्हें प्रोटेस्ट किया जा सके, ठीक है, इस फेस्टिव सीजन में। आपको पता है फेस्टिव सीजन पे लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा हो जाता है और भीड़ बढ़ जाती है, तो लोग अगर मान लीजिए मास्क नहीं पहनते और किसी को बाय द वे अगर कोविड है और वो दूसरों को भी मतलब यानी कि इन्फेक्टेड कर दे, तो उससे ज्यादा काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी कारण रेलवे ने साफ साफ कहा या तो मास्क पहनो या फिर फाइन भरो या फिर जेल में जाओ। ये चीजें यहाँ पर कंसिडर की गई है। अगला जो है आपका इसी पेज पे, एक मिनट क्या हो गई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हो गया। पेज नंबर 10, इसी पे वापस एक आर्टिकल और दिया गया है आपका, ठीक है। वो आर्टिकल क्या है? सेंटर टू रिलीज तूर दाल, ठीक है, अरहर की दाल को तूर दाल बोला जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सेंटर जो है ना, मतलब यानी कि 40,000 टन बफर स्टॉक से तूर दाल को मार्केट में निकालने वाली है, स्टेट्स को देने वाली है, ठीक है। उसके लिए 40,000 टन उसने तूर दाल को रिलीज कर दिया अपने बफर स्टॉक से। बफर स्टॉक ऐसा जहां पे गवर्नमेंट मतलब यानी कि जो भी इनका जो स्टॉक होता है, इनका भंडारण होता है, जहां इकट्ठा करती है इन चीजों को, अनाज वनाज को, ठीक है, उसी को बफर स्टॉक कहा जाता है। इसके लिए 5 राज्यों ने हामी भर दी है, जो कि आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु है, ठीक है। उन्होंने लगभग मतलब 1 लाख टन ये दाल लेने का इंटरेस्ट मतलब दिखाया है कि भाई हमें 1 लाख टन जो है वो दाल चाहिए। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि तूर दाल को मतलब उसके भंडारण से रिलीज कर दिया गया है, जो कि 40,000 टन है, और 5 राज्यों ने इसके लिए हामी भर दी है। धीरे धीरे और भी राज्य इसके लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा, डिलीट इनएलिजिबल नेम्स एनआरसी ऑफिशियल। देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है एनआरसी। एनआरसी का मुद्दा आप लोग समझते हैं, ठीक है। पहले तो एनआरसी होता क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो नागरिकता को शो करे, ठीक है। तो एक ऑर्डर आया है आसाम में, साफ साफ उसने कह दिया है कि डिक्लेयर फॉरन डाउटफुल वोटर, जो भी डाउटफुल वोटर है उन्हें हटा दो भाई, डिलीट कर दो इनएलिजिबल नेम्स। जो तो क्या कहा है यहाँ पे, जो मतलब यानी कि एनआरसी ऑफिशियल ने ये कहा है कि जो भी इनएलिजिबल, जो उसमें मतलब यानी कि जो एलिजिबल नहीं है ऐसे नाम है, उसे एनआरसी रजिस्टर से, एनआरसी से भाई हटा दो, ठीक है। और आसाम के डिस्ट्रिक्ट ने हैव बीन आस्क्ड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल, और आसाम के डिस्ट्रिक्ट ने कहा है कि भाई वो लिस्ट हमें दे दो जो इनएलिजिबल पीपल है, ठीक है, जिसका नाम जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में मतलब एनआरसी 2 अगस्त 19 में जिनका नाम मतलब पब्लिश हुआ था, और उसमें से जो एलिजिबल है उनकी लिस्ट आप हमें दे दो, ताकि हम उसे क्या कर सके, डिलीट कर सके, हटा सके उन नाम को, ठीक है। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। आगे है, मैंने जैसे कि बताया एनआरसी क्या है, तो इसके बारे में और डीपली देख लेना आप लोग। मैंने तो ये बस यहाँ पे छोटा सा ही आर्टिकल आपको बताया कि एनआरसी क्या है। एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के लिए एक ऐसा रजिस्टर जिसमें मतलब नागरिकता का रिकॉर्ड हो सके। तो ऐसा ही एनआरसी इज ए लिस्ट ऑफ आसाम रेजिडेंट, मेनली आसाम के रेजिडेंट्स के लिए किया गया है। प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई मोडाफाइड रेजिडेंट, प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई, ताकि लोगों की पहचान हो सके वहां के बोनाफाइड रेजिडेंट्स की, और जो इलीगल माइग्रेंट्स उन्हें डिपोर्ट किया जा सके, वहां से हटाया जा सके, ठीक है। देखिए इसी पेज पे अगला जो आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूवल, लिखा है कैबिनेट अप्रूवल, एक मिनट गाइस, कैबिनेट अप्रूवल फॉर स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट। कैबिनेट ने क्या अप्रूवल दे दिया है? प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। कौन से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग? स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उनमें सुधार के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्टार्स प्रोग्राम इज पार्टली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो स्टार्स प्रोग्राम है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे फंड दिया गया है, और किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए, ताकि स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म किया जा सके। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट पार्शली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कैरी आउट द रिफॉर्म एजेंडा इन द गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड इंप्रूव डाटा एंड असेसमेंट सिस्टम एट द नेशनल लेवल। देखिए चीजें घूम फिर के वही आती है सामने कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है जिस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, क्या दिया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड दिया गया था। और वो फंड किसके लिए था? ताकि गवर्नमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो एजेंडा है
उनको सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके और असेसमेंट जो सिस्टम है उसे नेशनल लेवल पे सही से किया जा सके या लाया जा सके। ठीक है, और इसमें लगभग यानी कि जो एज वेल एज टीचिंग और लर्निंग आउटकम्स जो आ रहा है वो 6 राज्यों से आ रहा है। ठीक है, और खासकर मतलब यानी कि बच्चों के बचपन पे या उनकी शिक्षा पे भी नजर रखा जा सके, तो ये जो प्रोग्राम है इस चीज को करता है और इसी की अप्रूवल दी है कैबिनेट, हमारे कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने। ठीक है, और यहाँ पे पेज नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पर एक आर्टिकल है, पेंडेमिक शटर 15% ऑफ स्टार्टअप एंड फंडिंग डिप्स 50%। देखिए ये दो आर्टिकल है, बहुत छोटे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि जो पेंडेमिक कारण जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के कारण हुआ क्या है, लगभग पेंडेमिक शटर्स 50% ऑफ स्टार्टअप, जो स्टार्टअप था, लोगों का बिजनेस जिसने स्टार्ट किया था कहीं ना, उनका 15% लगभग बंद कर दिया है। ठीक है, और फिर जो फंडिंग थी वो डिप्स करके 50% की तरफ। तो ये बताया गया क्यों हुआ है। ठीक है, और जिसके कारण मतलब हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है और क्या इफेक्ट पड़ा, ये तो आप लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में बात करने की चीजें है नहीं। बस छोटा सा पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि 50% स्टार्टअप लगभग जो है वो शट डाउन हो चुके हैं, शटर्स हो चुके हैं। ठीक है, और पब्लिक डेब्ट रेशो भी जो है इसके कारण 90% जीडीपी का इंक्रीज हो चुका है, जो कि हमारा लगभग बात की जाए तो 1991 से 70% के लगभग स्टेबल था। ठीक है, जो कि बढ़कर बढ़कर हमारा मतलब यानी कि 90% तक लगभग पहुंच गया है, जीडीपी का है ये। ओके, आगे देखिए इसी में। अब हम चलते हैं जहां तक एडिटोरियल की तरफ। हाँ, एडिटोरियल स्टार्ट हो गए। एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है, पहला एडिटोरियल लेबर डाटा लॉस्ट। लेबर डाटा लॉस्ट के लिए 3 एक्ट पास हुए थे, 3 सॉरी जो आपके लॉ पास हुए थे वो आपको मैंने बताए भी थे पिछले आर्टिकल्स एडिटोरियल में, मैंने आपको उनके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, आपको पता है कि लास्ट मंथ सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के द्वारा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इन्होंने क्या किया, कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन वर पास, मतलब ये 3 लॉ बता दिए इसने। ये 3 लॉ पास हुए थे पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, छोटे से एक डिबेट के द्वारा। अगस्त 2019 में कोड 1 वेजेस वाज पास्ड, 2019 में ये कोड पास हुआ था। द 4 कोड टुगेदर सम मोर देन 40 लेबर, और जो 4 कोड है लगभग 40 लेबर लॉ को मतलब एक साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या है बताया, लेबर लॉ एक्चुअली लेबर लॉस जो है क्या हो रहा है लेबर डाटा लॉस्ट के कारण। देखो लेबर का अगर डाटा लॉस्ट हो गया तो हमें ये नहीं पता लगेगा कितने माइग्रेंट थे, कितने मर गए, कितने कहाँ गए, कितनों को अपना मनरेगा वाला बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो यहां पर यही बताया गया है कि लेबर का डाटा ही लॉस्ट हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी है वो ओपेक नहीं है, और एंड ब्लेम स्टेट इज नॉट न्यू, और राज्यों को मतलब नहीं कि हर बार दोष देना ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि ब्लेम स्टेट इज नॉट न्यू, कोई राज्यों को दोष देना जो है ये उसके लिए नई बात नहीं है। तो यहां पर यही सारी चीजें बताई गई है कि द मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रीड्स। ठीक है, इसका मिशन जो था इंप्रूविंग द वर्किंग कंडीशन क्वालिटी ऑफ वर्कर, मतलब काम के कंडीशन को सुधारना, क्वालिटी को सुधारना। ठीक है, नए प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना, स्कीम लाना, प्रोजेक्ट लाना। ठीक है, और जो किसके रिगार्डिंग काम कर सके, उनके वर्क को रेगुलेट रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिगार्डिंग, सेफ्टी ऑफ वर्कर के रिगार्डिंग। ठीक है, ये एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों का जो बाल शोषण होता है, जो बाल कार्य जो जिससे बाल श्रम करवाया जाता है, उन पर रोक लगाई जा सके। हजार्डियस ऑक्यूपेशन में जाते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो इस टाइप के चीजों के लिए मतलब इन सबको रोकना या लेबर के हित में काम करना, इस मिशन का जो मेन मतलब यानी कि इसका मेन एम था, मेन मिशन था इस लॉज के। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लैक ऑफ डाटा, डाटा की कमी हो गई। ठीक है, और डाटा की कमी हो गई क्यों, सितंबर 14 को जैसे कि देखा गया पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठा कि क्या किसी को पता है कि भाई लॉकडाउन में कितने माइग्रेंट की मृत्यु हो गई है। लेबर मिनिस्टर ने सिंपली कहा, क्यों क्या कह दिया, भाई कोई डाटा नहीं है हमारे पास, हमारे पास किसी प्रकार को कोई रिकॉर्ड नहीं इस बारे में। ठीक है, 4 रिसर्चर थे मेन इसमें, अमन, कनिका, कृष्णा और तेजेश जी। ठीक है, ये 4 जो है आपके रिसर्चर थे, और इन्होंने क्या कहा मतलब यानी कि कोविड-19 के दौरान की बात करके डेथ कितनी हो चुकी है लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद, इस प्रकार के इनके पास जो है नॉन कोविड डेथ जो है या फिर जो भी है, इनके पास ट्रैकिंग उतना मतलब फुलफिल नहीं है, उनको ट्रैक कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक, तो मेनली तो यहाँ पर यही था आपका कि लेबर डाटा लॉस्ट जो है वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, लेबर डाटा लॉस्ट से क्या हुआ। देखिए लेबर डाटा लॉस्ट से एक तो मैंने आपको बताया कि मनरेगा वाले जो थे
उन पे भी मतलब उन्हें नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, इसमें यही चीजें देखिए और भी बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडिड द सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेटेड इट्स ऑर्डर बाय नॉट पेइंग ऑल मनरेगा जॉब कार्ड। ठीक है, जो मनरेगा के जॉब कार्ड थे जितने भी मिले हुए थे उन सबको वो पे भी नहीं कर पाई, सबको पे नहीं कर पाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, एक ये हो गए। और इंडियन वर्कफोर्स जो है डिपेंडेड ऑन सो कॉल्ड कैजुअल लेबर। अब कैजुअल लेबर पे भी मतलब यानी कि इंडियन जो वर्क फोर्स है वो डिपेंड है। होता है कि 2017 की इकोनॉमिक सर्वे के दौरान देखा गया कि 14 करोड़ माइग्रेंट है जो लगभग इंटर स्टेट वर्कर है। याद रखिए 14 करोड़ माइग्रेंट इंटर स्टेट वर्कर। ठीक है, और इंफॉर्मल वर्कर की बात करें तो 50% जीडीपी का 50% वो सहयोग करते हैं। जीडीपी का कितना सहयोग करते हैं? 50% सहयोग करते हैं। और इंटर स्टेट वर्कर जो है जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए इनफॉर्मल वर्कर तो 50% और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं वो कितने? 6%। मतलब इनका भी जीडीपी के अंदर काफी बड़ा योगदान होता है, कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन वर्कर एंड कंट्री, वर्कर्स पे और कंट्री पे इफेक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ा। ठीक है, नेगेटिव क्या पड़ा? एक तो लर्निंग और ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड नहीं हुई। ठीक है, कि अपग्रेड नहीं हो सके वो। और दूसरा जो इनइक्वालिटी थी वो उनके सामने आई। ठीक है, और जो उनका इनकम ऑफ सोर्स था वो आपका पुअर हो गया। मतलब तो ये सारी चीजें उन पे इम्पैक्ट पड़ी, उनका इफेक्ट पड़ा। किस कारण पड़ा? लेबर डाटा लॉस के कारण, क्योंकि डाटा उनके पास कंप्लीटली है ही नहीं, कहाँ किसे कितना देना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने मनरेगा को मिला नहीं मिला। ठीक है, ये रीजन यहाँ पर निकल के बाहर आता है हमारा। अगला आर्टिकल है जो एडिटोरियल है अपना, टेकिंग द रूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जाति को लेके, रंग को लेके जो भेदभाव किया जाता है ना, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, कि मतलब यानी कि दोनों चीजों को व्यक्तिगत रूप से और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के रूप से इसे सुधारना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए भाई? आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन बहुत बेकार चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, और इसे बहुत बुरी चीज मानी भी जाती है कि भाई कोई गाला है या गोरा है। ठीक है, ये सारा जो भेदभाव है उसी के बारे में बताया गया है उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ केस बताए, एक एक स्टोरी दी गई है उसमें। ठीक है, वो स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया। वो स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में डाउनलोड कर देता हूँ डेली। तो न्यूज़पेपर आप ओपन करके अपने लिए नॉलेज के लिए उसे आप पढ़ सकते हैं। तो वो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस यही है कि डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना पड़ेगा, जो उसकी जड़ है उसे टैकल करना पड़ेगा, उसे पहचानना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या है और क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, ताकि इसे कैसे रोका जा सके। बस अगला जो है आपका एडिटोरियल, आरबीआई ट्यून्स इन टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के रिगार्डिंग बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी, याद है ना आपको? मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया था कल के एडिटोरियल में भी, अच्छे से मैंने आपको ये ब्रीफली समझाया है। ठीक है, कि भाई अपना रेपो रेट जो है यूं का यूं रखेगी, ये सारी चीजें। तो जो टारगेटिंग पॉलिसी है उनको इन्फ्लेट करने के रिगार्डिंग ये सारी बातें कही गई है। ठीक है, तो ये आप लोग पिछले कल के ही आर्टिकल में आप इसे देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है ये मॉनेटरी पॉलिसी, वही है पूरा। ठीक है, अगला जो है फेड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दैट इज हार्डली स्मार्ट। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग बात की गई है, जो कि काफी हार्डली मतलब काफी स्मार्ट तरीका है। और इसमें क्या बताया गया है कि पिछले वीक में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि MEITY जिसे कहा जाता है, उन्होंने कहा कि 16 फर्म को जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, से रिलेटेड है, उन्हें अप्रूवल दे दी गई है। उन्हें अप्रूवल दे दी गई है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम के तहत। ठीक है, PLI स्कीम के तहत टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, भारत को बदलने के लिए एक मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में। ठीक है, 5 डोमेस्टिक और 5 फॉरेन मोबाइल फोन प्रोड्यूसर है और 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। याद रखें कितने हैं? 5 तो डोमेस्टिक हो गए और 5 फॉरेनर हो गए प्रोड्यूसर, और जो 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। तो इन सबको मतलब यानी कि यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है कि भाई ठीक है, यू कैन ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू अ मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिल गई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जैसे चाइना से काफी जो प्लांट है वो वहां से उठ के दूसरी जगह सेटअप हो रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी बातें जो है वो कही गई है। ठीक है,
अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या हो जा रहा है आज समझ में ही नहीं आ रहा। एक मिनट गाइस, एक मिनट। आपका यहाँ पे अगला जो आर्टिकल आएगा ये अब देखिए अगला जो है हमारा, इसमें क्या बताया गया है, GS3 से रिलेट कर रहा है उसी चीज को। ठीक है, क्या क्या पॉलिसी लाई जा रही है और कौन कौन सी PLI स्कीम है। यहाँ पर एक मेंस क्वेश्चन राइटिंग के हिसाब से इसे मैंने मतलब इन्हें की सेटअप कर दिया है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिए कि PLI स्कीम क्या है। देखिए बताया गया न्यूज में क्यों है, एक्चुअली 3 स्कीम लाई गई है। टोटल इंसेंटिव ऑफ 48,000 करोड़ की, 48,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, जो क्या PLI को लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर से लिंक कर रहा है। ठीक है, और जो काफी स्कीम्स निकाले और लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें है, ये मेंस क्वेश्चन के, ये आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कितना क्या मतलब क्रिएट कितना डायरेक्ट किया गया, इनडायरेक्ट जॉब्स कितने इसमें आ रहे हैं, ये जॉब्स के रिगार्डिंग भी है। और प्रोडक्ट्स PLI स्कीम क्या है। ठीक है, वो सारी चीज इसमें बताई गई है गाइस। तो ये देख लेना आप लोगों के मेंस क्वेश्चन राइटिंग के हिसाब से मैंने लिख दिया है। ये जो मेनली था आपको बता दिया मैंने क्या टारगेट रखा है, गवर्नमेंट ने कितनों को अप्रूवल दिया है, जो आर्टिकल में एडिटोरियल में कही गई है बात। ठीक है, अगला है ए वीक लिंक इन द एलिमेंट्री एजुकेशन चेन। एक बहुत कमजोर लिंक है एलिमेंट्री एजुकेशन चेन के बीच में, बहुत कमजोर लिंक बताया जा रहा है। क्यों होता क्या, जो एनजीओज है, ठीक है, इंडिया इज इग्नोर कर रहा है एनजीओ की इंगेज्ड को। आपको पता है एजुकेशन सेक्टर में काफी ज्यादा एनजीओज भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं देख रहा है। ठीक है, इंडिया जो है उसे इग्नोर कर रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उन्हें इग्नोर कर रहा है एजुकेशनल इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग। देखो सबसे पहले आपको पता है कई जगह होता है, कई बच्चे जो एनजीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस कारण लोग वहां डाल देते हैं, और ऐसी संस्थाएं काफी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सारा खर्चा भी उठाती है, खाना पिलाना जो भी है, और उनके पढ़ाई का रहने का सारी चीजें देखती है। और अगर गवर्नमेंट इन एनजीओ के लिए कुछ नहीं करेगी, बाय द वे अगर इन एनजीओ की तरफ भी कोई ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं करेगी, जो इन्हें बताना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके पढ़ाने का वे क्या है। बिकॉज कई बार एनजीओ ऐसे भी खोल लेते हैं लोग जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो उस चीज में बताया जा रहा है कि एनजीओ का क्या क्या स्कोप है, स्कोप क्या है, मतलब यानी कि वर्कर जो इंगेज्ड होते हैं लगभग क्लासरूम में, किस रिगार्डिंग उन्हें कि बच्चों को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक्टिविटीज कैसे बतानी है, उन्हें पढ़ाने का मेथड क्या होना चाहिए, या वर्कशॉप टीचर के लिए कैसे कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्हें बतानी है। ज्यादातर जो एनजीओ होते हैं, जो लार्ज फाउंडेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि दैट दीज पीपल वर्क एज कैथलिस्ट एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, कि ये सब जो है क्या है, सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके काम धाम को प्रभावित कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, जिसके कारण वो भी काफी ज्यादा दे आर सपोज टू बी मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इन्हें सोचते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं देन रेगुलर, मतलब जो गवर्नमेंट सिस्टम है उससे वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट करंटली प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस लीगल सिचुएशन। 4 इसके लिए फ्रेमवर्क रेडी किए गए हैं, इनके सिद्धांत को, गाइडलाइन को और लीगल इन्हें मतलब इनकी एक्टिविटीज को कराने के लिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो मेनली देखिए इस एडिटोरियल में मैंने आपको बताया, लाइन से ही पता लग जाता है कि एक वीक लिंक है एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में और प्लस एनजीओ के बीच में। तो इस लिंक को सुधारना चाहिए, उन्हें पढ़ाने का जो वे है वो सही करना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है आपके कि एक मतलब एक की डॉक्यूमेंट, एक फ्रेमवर्क रेडी करना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो, और एक इमीडिएट टास्क की जरूरत है। ठीक है, जो एनजीओ इंगेज्ड है आपके एजुकेशनल इंप्रूवमेंट में, जो भारत उसे इग्नोर कर रहा है, उसे देखना चाहिए। ठीक, कोई उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैंने फिर भी यहाँ पर इनके बारे में जो मेन पॉइंट थे वो समझा दिया आपको कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, न्यूज एट ग्लैंस। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। अब न्यूज एट ग्लैंस में क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ न्यूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैस्टर और जियो के नाम से, या फिर एजेड 7442 क्या है, या ऑपरेशन ग्रीन क्या है, या
2020 जो 2020 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक में मिला है वो किसे मिला है? 2 अमेरिकन है, जैसे पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्री के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप इसे पढ़ लेना कि सुरक्षा कवच क्या है, निर्बाध इनिशिएटिव क्या है, नोबेल प्राइज क्या है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है। बहुत इजी है गाइस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, अजनीबाज ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज किया एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, किसके लिए? जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है, दोनों के लिए। और निर्बाध इनिशिएटिव्स क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ जिसे कहा जाता है, उसने एक लॉन्च किया व्हाट्सएप बेस्ड हेल्पलाइन, वो किसके द्वारा? निर्बाध इनिशिएटिव्स के द्वारा। ओके, और 2020 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक मैंने बता दिया, 2 बंदों को मिला है जो अमेरिकन है। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? फूड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ये बात की गई है, ठीक है, तो पढ़ लेना। वेजिटेबल, ऑरेंज फूड, इनके रिगार्डिंग ये बात है। इजी इजी ये कंसेप्ट, कोई खास क्लियर डाउट वाले नहीं है, तो आप इसे खुद कर सकते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है हमारा, यहीं पर फिनिश होता है। और आप लोगों के साथ हर बार की तरह एक डेली डोज का मैंने पीडीएफ अटैच कर रखा है जो कि आपके लिए प्री प्लस मेंस दोनों नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देर ना करें और उस पीडीएफ को भी डाउनलोड जरूर करना और उसे रीड करना केयरफुली। हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, डाउट होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें कुछ भी मैसेज करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई हो, ठीक है, लाइक तो कृपया करके इसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत और सही समय पर मिलती रहे। तो आज के यहीं पर हम आज का जो सेशन है खत्म करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे गाइस।